डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। आज मैं आपके सामने पुनः बोर्ड एग्जाम कैप्सूल श्रृंखला का अगला वीडियो लेकर हाजिर हैं, जिसमें हम लोग 2019 सेट नंबर 5 के कुछ प्रश्नों का ऑपरेशन करेंगे और बाकी के कुछ सवाल आपके लिए होमवर्क के रूप में घर से रहेंगे। जो आपके होमवर्क होंगे वो हमेशा की तरह कार्बनिक रसायन से ही रहेंगे। आपके लिए 10 रिएक्शन होमवर्क में दिए गए हैं। आप देखिए उसमें से क्या कर पाते हैं और क्या नहीं। अगर आपने उनमें से 8 भी कर लिया तो इसका मतलब आपकी तैयारी सही दिशा में जा रही है। अगर नहीं किया तो आपकी तैयारी समझ लीजिए गलत दिशा में जा रही है। उसको सही दिशा में लाने की कोशिश करिए। ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है थंबनेल में टारगेट 65+, अगर वो आप चाहते हैं टारगेट 65+, तो आपको मेरे द्वारा बताए गए सभी कामों को करना होगा। याद रखिएगा, दिन रात पढ़ना होगा आपको। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आज की क्लास के लिए आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दागा जा चुका है। देखिए, आज सवाल ऊपर नहीं नीचे दिख रहा है, तो नज़र थोड़ा नीचे भी घुमा लीजिएगा। चलिए देखिए, ये वैसे तो सवाल यूपी बोर्ड कक्षा 10 की परीक्षा में आया हुआ है, याद कर लीजिएगा, लेकिन ये आपसे भी रिलेटेड है, इसीलिए मैंने इसको आपके सेट में भी लाने का प्रयास किया। इसको मैंने सोचा क्यों ना आपको भी इस तरह के सवालों को दिखाया जाए, और आपने वास्तव में ऐसे सवाल देख भी लिए होंगे। तो देखिए, लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक डालने पर H2 गैस मुक्त होती है, परंतु सिल्वर डालने पर नहीं होती है। कारण बताइएगा। तो मतलब क्या कह रहा है कि आपके सामने एक H2SO4 है, अम्ल है, इसमें जिंक की छड़ डालेंगे। जिंक की छड़ डालने के बाद क्या होता है कि H2 गैस मुक्त होती है। मतलब इस रिएक्शन में हुआ क्या होगा, बना होगा ZnSO4 और उसने किसको भगा दिया होगा, H2 को भगा दिया होगा। मतलब Zn ने किसको भगा दिया, H2 को भगा दिया। परंतु जब आप इसी में सिल्वर डालते हैं, अर्थात चांदी डालते हैं, चांदी, तो जो चांदी होती है वो Ag को नहीं भगा पाती है और ये रिएक्शन नहीं होता है। तो कारण में हम लोग क्या लिखेंगे, कारण बताएंगे क्या आप लोग? फटाक से कमेंट बॉक्स में बोलिए तो कारण क्या होने वाला है इसका। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको इसका कारण, कि इसका कारण क्या है। इसका कारण है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसे आप लोग ECS के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो जिंक होता है वो हाइड्रोजन से ऊपर होता है। किससे ऊपर होता है? हाइड्रोजन से ऊपर होता है। और आपको मैंने विद्युत रासायनिक श्रेणी में भर भर के पढ़ाया हुआ है कि जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं, याद रखिएगा, जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं वो तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। तनु अम्लों से क्रिया करके किसको विस्थापित कर देंगे? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। परंतु जो हाइड्रोजन से नीचे वाले हैं, तो लिखिएगा परंतु Ag हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, इसीलिए वह तनु अम्ल से हाइड्रोजन नहीं हटा पाता है। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। और यही आपका कारण हो गया और यही आपका रिएक्शन हो गया। दोनों आप रिएक्शन के रूप में लिख देंगे। तो देखिए कितना ललन टॉप सवाल था। अगर जिसने पढ़ा है वो तो कहेगा हाँ मैं कर लूँगा, जो नहीं पढ़ा है वो नहीं कर पाएगा। अब जो इसके बारे में नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता है, उसे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना होगा और बताना होगा कि मुझे ECS नहीं मालूम है, आप मुझे ECS बताइए, तो मैं अलग से ECS पर एक क्लास बना दूंगा 2 से 4 मिनट की, 5 मिनट की, जिससे आप उसे आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन आपको कमेंट करना होगा, कम से कम 5 लोग कमेंट करेंगे तब मैं उसकी क्लास लूँगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, तो देखिए आज का अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, जो कि बहुत ही प्यारा सवाल है। इसका एक हिस्सा पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, और जिसने नहीं पढ़ा हुआ है वो जाकर पिछली क्लास मेरी देख ले, उसमें आपको पता लग जाएगा कि पाइरोलुसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट कैसे बनाते हैं। पाइरोलुसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने इसके बारे में अध्ययन कर लिया हुआ है, और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इसकी अभिक्रिया की। तो मैं इस सवाल को आपके सामने इसीलिए लेकर आया था कि हम लोग इस रिएक्शन की बात कर सकें। इस रिएक्शन की मतलब ये जो KMnO4 है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट है जी, पोटेशियम परमैंगनेट, ये आपका पहला नंबर अम्लीय फेरस सल्फेट से क्या क्रिया करता है? अम्लीय फेरस सल्फेट से क्या क्रिया करता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा आप लोग।
जिसका फॉर्मूला होता है FeSO4। ठीक है ना। दूसरा पूछ रहा है कि ये आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड मतलब H2O2 से क्या क्रिया करता है। दो बातें आपसे पूछ रहा है ये, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो जरा हम लोग देखते हैं कि KMnO4 इनसे क्रिया कैसे करता है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जो KMnO4 है, KMnO4 ये अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक का काम करता है, क्षारीय माध्यम में भी ऑक्सीकारक का काम करता है, उदासीन माध्यम में भी ऑक्सीकारक का काम करता है। तो जब आपका पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय फेरस सल्फेट से क्रिया करने जाता है तो अम्लीय माध्यम में क्रिया करता है। किस माध्यम में क्रिया करता है? अम्लीय माध्यम में। और जब आपका H2O2 से क्रिया करने जाता है तो उदासीन माध्यम में क्रिया करता है, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये रिएक्शन देखिए आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप इस रिएक्शन को लिखिए और बार बार तैयार करिए। तो चलिए हम लोग पहला इसका अम्लीय फेरस सल्फेट से क्रिया देखते हैं। तो जब इसकी अम्लीय फेरस सल्फेट से क्रिया होने जाती है तो देखिए अभिक्रिया शुरू कैसे होती है। सबसे पहले जब ये अम्लीय फेरस सल्फेट से क्रिया करने जाता है तो देखिए क्या होता है यहाँ पे कि KMnO4 और प्लस H2SO4 अम्लीय माध्यम में, ये कौन सा माध्यम है? अम्लीय माध्यम है, अम्लीय माध्यम है आपका, याद रखिएगा। पोटेशियम परमैंगनेट जो है अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम और उदासीन माध्यम, तीनों माध्यमों में किसका कार्य करता है? किसका कार्य करता है? ऑक्सीकारक का काम करता है। तो अभी हमसे यहाँ से पूछा गया है कि इसकी अम्लीय फेरस सल्फेट और H2O2 से क्रिया क्या है। तो जो इसकी H2O2 से क्रिया है वो उदासीन माध्यम में भी होती है और अम्लीय माध्यम में भी होती है। तो अगर आपको अम्लीय माध्यम आसान लगे तो हम लोग अम्लीय माध्यम में ही कर लेंगे, क्योंकि अम्लीय माध्यम का आधा हिस्सा हमें हमेशा मालूम रहता है। जरा इस रिएक्शन में फटाक से कमेंट बॉक्स में दागिए तो क्या बनेगा, जल्दी कमेंट करिए, जल्दी तुरंत कमेंट करिए क्या बनेगा इसमें। चलिए मैं बताता हूँ क्या बनेगा। जैसे ही आप इससे क्रिया कराने जाते हैं तो थोड़ा सा दिमाग चलाइए। यहाँ पे आपको K दिखा, तुरंत वो SO4 के साथ जाएगा, क्या बनाएगा? K2SO4। आपको Mn दिखा, तुरंत SO4 के साथ जाएगा, क्या बनाएगा? MnSO4। बाकी आपको H2 दिखा तो वो ऑक्सीजन के साथ जाएगा, क्या बनाएगा? H2O। अब बाकी बेचारे ऑक्सीजन कहेंगे मैं अकेले ही घंटा बजाऊंगा, ठीक है ना। इसी को आप लोग बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। ये होता है अत्यधिक क्रियाशील, ये होता है अत्यधिक क्रियाशील। इसको जो भी मिलता है उसको ऑक्सीकृत कर देता है। तो इस बार इसको मिला कौन? आप पहला रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो पहले रिएक्शन में आपको देखिए कौन मिला इसको? अम्लीय फेरस सल्फेट मिला है। कौन मिला? अम्लीय फेरस सल्फेट। तो जैसे ही बेचारा अम्लीय फेरस सल्फेट इसके नीचे आता है, अम्लीय फेरस सल्फेट का मतलब है कि अम्ल के साथ आएगा फेरस सल्फेट, अम्ल के साथ आएगा फेरस सल्फेट, ठीक है। तो जैसे ही ये नवजात ऑक्सीजन आता है तो आप एक बात ध्यान में रख लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि नवजात ऑक्सीजन जब भी कभी अम्ल पर अटैक करने जाता है तो उसके हाइड्रोजन को लेकर भाग जाता है। किसको लेकर भाग जाता है? उसके हाइड्रोजन को लेकर भाग जाता है, याद रखिएगा। तो अगर हाइड्रोजन को लेकर भाग गया तब तो उसने क्या बना लिया? H2O बना लिया। अब आपका जो ये फेरस सल्फेट बचा है, सल्फेट आयन बचा है, उसको इसी से जुड़ना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे फेरस है तो फेरस का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो फेरस का ऑक्सीकरण किस में होता है? फेरिक में होता है। किस में होता है? फेरिक में। कैसे? देखिए जो फेरस है वो Fe2+ बनाता है। अब जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तभी ऑक्सीकरण होगा, तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो Fe कितना प्लस बनाता है? 3+। इसका मतलब इस साइड में 3+ वाला बनने वाला है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? Fe2SO4 का होल थ्राइस, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा और यहाँ पे आप प्लस लगा दीजिएगा, ठीक है ना। SO4 का होल थ्राइस ये आपका हो गया फॉर्मूला, ठीक। ये बात को ध्यान में रखिए। मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ जिससे आपको कन्फर्म दिख जाए। देखिए FeSO4, इधर कोष्ठक और यहाँ पे थ्राइस, ये हो गया। Fe के नीचे कितना लगा रहेगा? 2 लगा रहेगा। Fe के नीचे 2 लगा रहेगा। फिर गड़बड़ हो गया। चलिए एक बार और सुधार कर देते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे गलत वलत लिख दिए हैं। देख लीजिए आप, देखिए Fe2, उसके बाद कोष्ठक लगाइए, SO4, उसके बाद कोष्ठक लगाइए, फिर थ्राइस। अब सही लिखा गया। तो ये आपका हो गया अम्लीय फेरस सल्फेट के साथ इसकी क्रिया। किसके साथ इसकी क्रिया हो गई?
अम्लीय फेरस सल्फेट के साथ इसकी क्रिया हो गई, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग अब क्या होगा, दूसरा जब ये जाता है किससे क्रिया करने के लिए, H2O2 से क्रिया करने के लिए, तो फिर मैं नीचे वाला मिटाता हूँ क्योंकि नीचे वाला ही बदलेगा। ऊपर वाला तो मैं तो आपको क्लास में भी बता चुका हूँ कि ऊपर वाला रिएक्शन सेम सेम होता है। और जो मेरी क्लास नहीं लिए हैं, अगर इस क्लास को देख रहे हैं तो उनको भी मैं बता दूँ कि जब भी आपका KMnO4 अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक का काम करता है, किसका काम करता है, ऑक्सीकारक का काम करता है, तो वो हमेशा एक काम करता है कि जो उसका ऊपर वाली अभिक्रिया है वो उसके माध्यम से रिएक्शन की शुरुआत करता है। ध्यान दीजिएगा, अपनी ऊपर वाली अभिक्रिया के माध्यम से वो रिएक्शन की शुरुआत करता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा आप लोग इस बात को। तो हम यहाँ पे देखते हैं जरा कि इसकी ऊपर वाली अभिक्रिया क्या रहने वाली है, क्या ऊपर वाली अभिक्रिया में कोई बदलाव आया। देखिए अभी आपका अम्लीय फेरस सल्फेट से क्रिया हो चुकी है, अब आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड से कराना है, मतलब H2O2 से कराना है, ठीक है। तो ज़रा देखिए, दिमाग लगाइए और इसको बताइए आप लोग। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि H2O2 से जब इसकी क्रिया होगी तो क्या होगी। तो सबसे पहली बात कि हम लोग चलते हैं यहाँ सवाल पे। देखिए आपका ऊपर का रिएक्शन सेम रहने वाला है, ऊपर का ये जो ऊपर की लाइन रहने वाली है, क्योंकि ये तो ऑक्सीकारक गुण में काम करेगी ही। ये जो आपकी नीचे की लाइन है ना, ये बदलने वाली है, ये वाली लाइन ये बदलेगी, ठीक है ना। मैं इसको हटा देता हूँ, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम लोग इसको हटाते हैं और देखिए अब जब दूसरे पद में ये H2O2 से क्रिया करने जाता है तो शुरुआत तो यहीं से करता है, और जैसे ही H2O2 आता है ये नवजात ऑक्सीजन बैठा रहता है और तुरंत ही कहता है चल इधर चल चल चल, और जैसे ही वो उसके पास आता है ना, तुरंत ही वो उसके H2 को लेके भाग जाता है, फिर से क्या बना लेता है अपना H2O। अब बेचारा बचता है O2। अब जब उसके पास कोई जाने का ऑप्शन नहीं मिलता है तो बस वो O2 के रूप में ही अकेले रह जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसने H2O2 को किस में ऑक्सीकृत कर दिया, O2 में ऑक्सीकृत कर दिया, क्योंकि हाइड्रोजन पृथक हो गया ना। हाइड्रोजन पृथक होने पर ऑक्सीकरण ही होता है, याद कर लीजिएगा। तो हाइड्रोजन पृथक हो गया मतलब इसने H2O2 को O2 में ऑक्सीकृत कर दिया, ये आपका रिएक्शन हो गया, देख लीजिए। ऐसे ही बहुत सारे रिएक्शन आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कार्बन ले लिया, क्या ले लिया, कार्बन। तो देखिए अगर मैंने यहाँ पे कार्बन ले लिया तो आप इसको जरा नोट कर लीजिएगा, फिर मैं इसको हटा रहा हूँ। तो अगर आपने यहाँ पे कार्बन ले लिया तो क्या करता है, कार्बन जैसे ही आएगा नवजात ऑक्सीजन उसके पास आएगा और कार्बन से कहेगा चल चल इधर चल, तो कार्बन जैसे ऑक्सीजन को पकड़ेगा बना लेता है CO2। क्या बना लेता है, CO2, और यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 लग जाता है, ठीक। ऐसे ही मान लीजिए आपका अगर आप फास्फोरस लेके आते हैं तो फास्फोरस को कहता है चल चल इधर चल, तुरंत ही फास्फोरस अपना P2O5 बना लेता है और वो अम्लीय होने के कारण जल में घुल जाता है। किस में घुल जाता है, जल में, और जल में घुलते समय ही वो H3PO4 बना लेता है। तो फास्फोरस वाले में लास्ट में आपको H3PO4 मिल जाता है। ऐसे ही अगर आप आयोडीन का देखते, किसका देखते आप लोग, आयोडीन का देखते, तो आयोडीन वाले में देखिए क्या होता है, अगर यहाँ पे I2 आता है तो भी ऑक्सीजन उसके पास दौड़ता हुआ जाता है और कहता आओ बच्चा आओ, तो जैसे ही I2 आता है वो I2O5 बना लेता है, आपका क्या बना लेता है, I2O5 बना लेता है, तुरंत ही वो भी जल में घुलकर अपना अम्ल HiO3 बना लेता है। तो ऐसे ही KMnO4 की बहुत सारी ऑक्सीकारक क्रियाएं हैं, जो आप लेके आएंगे वो उसी को ऑक्सीकृत करेगा। लेकिन ये पहले नंबर की रिएक्शन में कोई बदलाव नहीं आने वाला है, ये दूसरा नंबर बदलाव होगा, जो आपको अभिक्रिया में दिया जाएगा वही यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास अभिक्रिया में 2 चीज़ें दी गई थी, एक आपका फेरस सल्फेट दिया गया था, दूसरा आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड दिया गया था। तो 2 रिएक्शन हमने लिख दिए, 3 रिएक्शन मैंने आपको एक्स्ट्रा भी बता दिए जिसे आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो इस तरह से आशा करता हूँ कि आपको KMnO4 का ऑक्सीकारक गुण अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ऑक्सीकारक गुण अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और आप अब की बार इसमें फंसेंगे नहीं और पूरा का पूरा नंबर लेकर ही आएंगे, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास का हमारा अगला सवाल, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि आणविकता और कोटि की परिभाषा लिखिए, जो कि 1+3 नंबर में है। तो 1 नंबर में आपको आणविकता और कोटि की परिभाषा पे दिया जाएगा, मतलब आपको बहुत छोटी सी परिभाषा बस लिख देनी है, बहुत ज़्यादा कुछ इस पर दिमाग आपको नहीं चलाना है, ठीक है ना। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका रिएक्शन जो दिख रहा है, रिएक्शन, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा, देखिए इधर क्या दिख रहा है आपको, ये आणविकता और कोटि दिख रहा है। तो सबसे पहले आप आणविकता की परिभाषा पे आ जाइए, सबसे पहले आप आ जाइए आणविकता की परिभाषा पर। तो आणविकता की जो परिभाषा है, क्या करेंगे आप, सबसे पहले लिखिएगा, किसी अभिक्रिया के
किसी अभिक्रिया के प्रत्येक प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ठीक है ना, तो ये आपकी आणविकता की परिभाषा हो गई। जैसे आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे H2 + Cl2 तीर के ऊपर HNu का मतलब क्या होता है? प्रकाश होता है, प्रकाश। तो प्रकाश की उपस्थिति में जब ये क्रिया होती है तो 2HCl बनता है। तो जरा देखिए, H2 का कितना अणु है? एक अणु है। Cl2 का एक अणु है। आप बैलेंस करेंगे तभी ये पता लगेगा। तो टोटल कितने हो गए? 1 + 1 2। यही क्या है? इसकी आणविकता है। मतलब अगर किसी भी रिएक्शन की आणविकता निकालनी है आपको, तो पहले आप उसका समीकरण लिख लीजिए, समीकरण, और उस समीकरण को कर लीजिए संतुलित। क्या कर लीजिए? संतुलित। और जैसे ही आप संतुलित करेंगे आपको सारे कण पता लग जाएंगे, कितने कण इसमें भाग ले रहे हैं। तो 1 + 1 टोटल कितने हो गए? 2। तो ये हो गई आणविकता। उसके बाद आप लोग लिखिएगा कोटि। तो क्या लिखेंगे? किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया का कोटि कहलाता है। यह एक प्रयोगात्मक राशि है। हो गया ना? ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब जैसे देखिए, आपको अभिक्रिया की कोटि अगर बतानी है तो मैंने देखा पीछे की रिएक्शन हमने लिख दिया, हमारा काम हो गया। उसी से हमने एक और एक जोड़ लिया, 2 भी मिल गया। लेकिन जब हम कोटि की बात करते हैं तो रिएक्शन जोड़कर कभी नहीं बता सकते हैं हम लोग। अगर हमें कोटि की बात करनी है तो हमें लिखना पड़ेगा वेग। क्या लिखना पड़ेगा? वेग। तो इसका वेग जो होता है K × बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है H2, उसकी पावर 0, और Cl2 उसकी भी पावर 0। ठीक है ना? ये बात को आपको ध्यान में रख लेना है। अब ये जैसे ही आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे इसकी पावर 0 दिख रही है, इसकी पावर भी 0 दिख रही है। तो क्या हो जाएगा? इसकी पावर 0, इसकी पावर 0, तो 0 + 0 बराबर कितना हो गया? 0। ये है आपकी कोटि। ये बात को ध्यान में रख लेंगे। चलिए, तो ये रिएक्शन हो गया आपका, नॉर्मल था। कितना आसान रिएक्शन, कितनी आसान परिभाषा। अब जरा इसके सवाल को देखिए आप लोग। सवाल देखिए और सराहना शुरू करिए सवाल को। कितना आसान सवाल आपसे पूछा है, कितना प्यारा सवाल आपसे पूछा है, कितना ललन टॉप सवाल आपसे पूछा हुआ है। क्या है आपके सामने सवाल? जरा देखिए तो क्या सवाल लिखा हुआ है। किसी अभिक्रिया की 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो तुरंत लिखेंगे, चूंकि क्या रह जाती है? आधी रह जाती है, इसलिए T½ है। क्या दिया है? T½ कितने सेकंड में आधी रह रही है जी? 40 सेकंड में आधी रह जाती है। तो T½ है, इसका मतलब T½ बराबर कितना सेकंड हो जाएगा? 40 सेकंड हो जाएगा। ठीक है। आपसे वेग स्थिरांक पूछ लिया। क्या पूछ लिया? वेग स्थिरांक पूछ लिया आपसे। कितना K का वैल्यू मालूम है क्या आपको? नहीं मालूम है, क्योंकि अभिक्रिया किस कोटि की है? प्रथम कोटि की है। तो आप प्रथम कोटि के लिए तुरंत बताएंगे, क्योंकि प्रथम कोटि के लिए क्या होने वाला है? K बराबर 0.693 T½ आपने इस रिएक्शन को कैसे पढ़ा था? T½ बराबर 0.693 K। यही था, हमने इसको नीचे इसको ऊपर कर दिया। तो आप इसमें तुरंत मान झोंक दीजिए, ऐसा सवाल मैं आपको पीछे बता चुका हूँ।
तब भी ये 3 नंबर में ही पूछा गया था, अब भी ये 3 नंबर में ही पूछा गया है। तो 0.693 बटे टी हाफ है, टी हाफ की वैल्यू है 40। तो अब जरा 40 से इसमें भाग दे दीजिए। पहली बात तो 0 लग गया, 6 में भाग जाएगा ना, 69 हो गया। 40 से कम 40 हो गया, 19 बचा 193। तो 40 चौका 160, 32 बच गया। 32 कितना बच गया? 32 बच गया आपका। तो 320 हो गया। एक मिनट 40 चौका 160, 33 बचा ना, 33, 330 हो गया। 330 मतलब 40 अट्ठे 320 हो गया। 10 बचा 100, 10 बचा 100 आपका। 40 दूनी 80 और 40 बच्चे 200। ये आपका इतना भाग देने पर आ गया। ठीक है ना। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि हम लोग का भाग क्लियर है कि नहीं है। तो आपको भाग देना था 0.693 में, 693 में आपको भाग देना था, किसका भाग देना है आपको? 40 का। तो 1 7 3 2 5, हम लोगों ने कहीं गलत कर दिया क्या? 290 था ना? हाँ, हमने गलत कर दिया यहाँ पे। देखिएगा आप लोग, भाग में थोड़ा सा गलती की हम लोग। 290 था तो आपको 290, 4 सत्ते 28, 7 बार में जाएगा ना, 280, 10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा आपका। तो 293, 13 बचेगा ना, 30, 40 तीनियाँ 120, 40 दूना 80, 40 पच्चे 100। चलिए ये आपका आएगा वैल्यू। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं मात्रक सेकंड पे -1, सेकंड पे -1, क्योंकि के का मात्रक है किसके लिए? प्रथम कोटि के लिए। तो देख लीजिए कितना आसान सवाल है, बढ़िया सा, एकदम लल्लन टॉप सवाल है। 4 नंबर में आपसे पेपर में पूछा गया है। तो आप एकदम सतर्क रहिए, एकदम आराम से जाइए, सवाल को लगाइए, सब सवाल आपका लग जाएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। इसमें का जो ऊपर वाला सवाल है ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। आपको इसे होमवर्क के रूप में करके आना है। हम लोग बात करेंगे नीचे वाले सवाल की, कि प्राथमिक सेल क्या होते हैं और शुष्क सेल का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें तुरंत बताएंगे कि प्राथमिक सेल किसे कहते हैं। प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? साथ साथ आप लोग हमें द्वितीयक सेल भी बताएंगे, द्वितीयक सेल भी बताएंगे। तुरंत कमेंट करिए। चलिए तो हम लोग बात करते हैं कि ये प्राथमिक सेल क्या है, ये प्राथमिक सेल क्या है। तो जब भी हम प्राथमिक सेल की बात करते हैं तो लिखिएगा, यह एक ऐसा सेल है, यह एक ऐसा सेल है जिसे केवल एक बार प्रयोग में लाया जा सकता है, जिसे केवल एक बार प्रयोग में लाया जा सकता है और इसे पुनः चार्ज करके प्रयोग नहीं किया जा सकता है, और इसे पुनः चार्ज करके प्रयोग नहीं किया जा सकता है। क्या कहलाता है? प्राथमिक सेल कहलाता है। ठीक है। उसके बाद शुष्क सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण है। शुष्क सेल जो है प्राथमिक सेल का उदाहरण है। इसका मतलब हमें यहाँ पे शुष्क सेल की बात करनी है तो वो कैसा सेल है? प्राथमिक सेल है, जिसे आपने हमेशा यूज किया होगा और आप हमेशा देखते भी आते हैं। जैसे आप बात कर लीजिए टॉर्च के सेल की, रिमोट के सेल की, जो पहले आपका रेडियो आता था उसके सेल की। ठीक है ना। तो ये सब जो सेल होते हैं वो कैसे सेल होते हैं? शुष्क सेल ही होते हैं। अर्थात आप इन्हें एक बार डिस्चार्ज होने के बाद फिर से चार्ज करके प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तभी तो आप लोग इसे फेंक के नया खरीद के लाते हैं। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद द्वितीयक सेल क्या है, यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, ऑपरेशन इसका भी यहीं पे मैं कर देता हूँ। तो द्वितीयक सेल क्या है? ऐसे सेल जिन्हें चार्ज करके बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है, अर्थात आवेशित करके बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। जरा जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका उदाहरण बताइए, तो जल्दी बताइए। सब लोग इसका यूज करते हैं, लगभग लोग के यहाँ पे यह है द्वितीयक सेल। कौन सा है? सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल। आपके जो घरों में इन्वर्टर की बैटरी यूज होती है वो सीसा संचायक बैटरी ही होती है। संचायक है क्योंकि ये विद्युत ऊर्जा को संचित करके आपको लाइट जाने के बाद करंट देती है, इसीलिए आपको सीसा संचायक सेल कहा जाता है। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। चलिए तो हमारी कहानी चलेगी शुष्क सेल पर। किस पर चलेगी जी? शुष्क सेल। हमें बात करनी है शुष्क सेल। तो आपको शुष्क सेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? लिखिएगा, चूंकि
बोलता जा रहा हूँ मैं, उसको छोटे में लिखते जाइए और जो लिखे हैं वो अपनी कॉपी सामने खोल के रखिए, सुनते जाइए, समझते जाइए, लेकिन लिख लेंगे तो कुत्ता नहीं काटेगा आपको। तो क्या है, चूंकि शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है, शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है जिसे पुनः आवेशित करके प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, पुनः आवेशित करके प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। यह एक लेक्लांसे सेल का उदाहरण है, यह एक लेक्लांसे सेल का उदाहरण है जो कि खुद एक प्राथमिक सेल है, याद रखिएगा। चलिए, तो आप इस सेल की रचना लिख लीजिएगा नीचे, इस सेल की रचना। तो लिखेंगे, इस सेल में जिंक का एक बर्तन होता है, इस सेल में जिंक का एक बर्तन होता है जो कि एनोड का काम करता है, जो कि एनोड का काम करता है। जबकि MnO2 ऑब्लिक कार्बन चूर्ण में धंसी, कार्बन चूर्ण में धंसी जो ग्रेफाइट की छड़ है, किसकी छड़ है, ग्रेफाइट की छड़, जो बीच में आप टोपी देखी, जैसे आपका सेल ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, यहाँ बीच में एक टोपी जैसा हिस्सा निकला होता है। अगर उस टोपी को हटाएंगे तो आपको पतला सा एक ऐसे रॉड जैसा बीच में हिस्सा दिखेगा, वही आपका होता है ग्रेफाइट। क्या होता है, ग्रेफाइट। और ये जो ग्रेफाइट की छड़ है वो काम करती है कैथोड का, किसका काम करती है, कैथोड का। तो जेल का सेल का जो ऊपर का टिप वाला हिस्सा होता है उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं कैथोड। क्या कहते हैं, कैथोड। और ये जो आपने बर्तन लिया ना यहाँ से यहाँ तक, ये बर्तन, ये होता है जिंक का, किसका होता है, जिंक का, जो कि काम करता है किसका, एनोड का। तो ये इसकी शुष्क सेल की संरचना होती है। जो बर्तन होगा एनोड, और जो बीच में धंसा हुआ होगा वो क्या होगा, ग्रेफाइट की छड़, कैथोड होगी। उसके बाद एनोड तथा कैथोड के बीच खाली स्थान में, लिखिएगा आगे, एनोड तथा कैथोड के बीच खाली स्थान में अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl ऑब्लिक ZnCl2 का पेस्ट भरा होता है, का पेस्ट भरा होता है, जो कि विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। देखिए, मैं एक बार आपको इस सेल को पूरा विधिवत बना के दिखाता हूँ। देखिए, ये आपका सेल है, ठीक है, ये सेल है आपका। इस सेल में यहाँ पर एक हिस्सा बनाया गया है और इस हिस्से में भरी हुई है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस हिस्से में भरी हुई है MnO2 ऑब्लिक कार्बन चूर्ण, कार्बन चूर्ण। और इसी में एक काले रंग की छड़ को धंसाया गया है, एक काले रंग की छड़ को धंसाया गया है जो कि है ग्रेफाइट की छड़। इसके ऊपर एक टोपी जैसे एक आकृति लगाई गई होती है जो आपको स्टील बॉडी में दिखता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये जो जिंक की बर्तन है, ये है जिंक की बर्तन। जो जिंक की बर्तन है ये काम करती है एनोड का, किसका काम करती है, एनोड का। और जो आपने ये ग्रेफाइट की छड़ लगा दिया, ग्रेफाइट की छड़ आपने लगा दिया, ये होता है किसका काम करता है, कैथोड का। उसके बाद यहाँ जो बीच का हिस्सा, खाली हिस्सा है, इसमें आपका भरा रहता है NH4Cl ऑब्लिक ZnCl2। और यहाँ पे नीचे का हिस्सा जो जिंक का रहता है वही प्लस वाला काम करता है, प्लस नहीं, ये माइनस ही होता है, माइनस, ऊपर वाला हिस्सा प्लस होता है, कैथोड होता है, और नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, एनोड होता है। ये हो गया शुष्क सेल की संरचना। आप चाहें तो अपने पेपर में ऐसे बना भी सकते हैं। अब उसके बाद आ जाइएगा कि ये जो है पेस्ट का काम करता है। उसके बाद लिख लीजिएगा, प्रत्येक शुष्क सेल का विभव, प्रत्येक शुष्क सेल का विभव 1.5 वोल्ट होता है, 1.5 वोल्ट होता है। जबकि जो आपका सीसा संचायक सेल है, सीसा संचायक सेल का विभव लिख लीजिएगा कहीं किनारे, 2.0 वोल्ट, 2.0 वोल्ट, याद रख लीजिएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका रिएक्शन। आपको इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानना था, संक्षेप में आपने टिप्पणी लिख दी, इतना बहुत है। आप चाहें तो सेल अभिक्रिया भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत उसकी नहीं समझता हूँ मैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। जितना आपको पेपर में लिखना है मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ, क्योंकि टिप्पणी आपको लिखनी थी, तो शुष्क सेल के बारे में आपने टिप्पणी लिख दी। चित्र बनाना भी आपके लिए उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा।
तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अब हम मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और दूसरों को भी हंसाते रहिए, ठीक है। और शेयर करते रहिए, साथ में शेयर कराते भी रहिए, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, कितना बढ़िया गाना बन गया जॉन द डॉन की तरह। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। जाने से पहले आप अपना होमवर्क तो लेते जाइए। बिना होमवर्क के आप घर पे बैठ के क्या करेंगे, वैसे भी तो पढ़ते नहीं हैं, लेकिन कुछ होमवर्क रहेगा तो पढ़ ही लीजिए। पहला सवाल आपके लिए यही दिख रहा है, जिसके बारे में मैं आपको कई सवाल बता चुका हूँ, 2 सवाल मैं इस पर बता चुका हूँ पीछे क्लास में। तो आपको ये सवाल लगाना है, होमवर्क घर से लगाना है। 3 बार ये रिपीट हो चुका है एक ही साल में, याद रखिएगा। और लास्ट सवाल आज का, कार्बनिक रसायन पर आधारित, इसको पढ़िएगा और लगाइएगा। जो नहीं समझ में आएगा बताइएगा। पहला वाला तो आपको एकदम इम्पॉर्टेंट है, एकदम आ जाना चाहिए, क्योंकि सब आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें भी आपने सब पढ़ लिया है, इसमें भी आपने सब पढ़ा हुआ है। एक भी ऐसा रिएक्शन नहीं है जो छूटा हुआ है। और मैं आपको ये एक ही सेट का लेके आया हूँ, याद रखिएगा। एक ही सेट का ये सारा सवाल है। ये ऊपर था, ये उसके नीचे था, ये ऊपर था, ये उसके नीचे था। ध्यान दीजिएगा, दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही सेट के सवाल हैं। तो समझिए रिएक्शन की महत्ता क्या है आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो जाइए, इसको पढ़िए और बताइए, सवाल को आंसर कीजिए।